नमस्कार। ईमानदारी के उदाहरण के रूप में यदि हम पिछले कुछ दशकों और वर्तमान में देखने जाएं, तो कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने ईमानदारी की ऐसी मिसाल पेश की जो सबके लिए एक प्रेरणादायक कहानी के रूप में सामने आई। जैसे एपीजे अब्दुल कलाम, लाल बहादुर शास्त्री, अजीत डोभाल। आज इन्हीं में से एक ईमानदार व्यक्तित्व के रूप में अजीत डोभाल के जीवन से हम आपको अवगत कराएंगे। आप सभी ने जेम्स बॉन्ड का नाम तो सुना ही होगा। जेम्स बॉन्ड जैसा इंटरेस्टिंग कैरेक्टर मैंने अपनी लाइफ में दूसरा नहीं देखा। वो जिस तरह अपने देश की मुश्किल से मुश्किल सिचुएशन को हैंडल कर उसे सॉल्व करता है, वो देखकर कोई भी चुटकियों में उसका फैन बन जाए। और मैं अक्सर सोचा करती थी कि काश हमारे देश में सच में ऐसे ईमानदार लोग होते जो अपनी जान पर खेलकर बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व कर देते, तो हमारे देश में कोई परेशानी नहीं रहती। अब आप कहेंगे कि ऐसे लोग सच में मिलना मुश्किल है, लेकिन इम्पॉसिबल भी नहीं है। आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रही हूँ वो भारत के जेम्स बॉन्ड की है, और इस कहानी की शुरुआत होती है आज़ादी के ठीक पहले। उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल में एक बच्चे का जन्म होता है। क्योंकि इस बच्चे के पिता आर्मी में थे, इसीलिए इस बच्चे की पढ़ाई अजमेर के मिलिट्री स्कूल में हुई, और उसके बाद वो आगरा यूनिवर्सिटी से इकोनॉमिक्स में पोस्ट ग्रेजुएशन कर अपनी कड़ी मेहनत के दम पर 1968 में इंडियन पुलिस सर्विसेज आईपीएस के लिए चुन लिया गया, और देश के लिए आईपीएस ऑफिसर अजीत डोभाल बन गया। लगभग 4 साल इंडियन पुलिस सर्विसेज में रहने के बाद अजीत डोभाल सन 1972 में इंटेलिजेंस ब्यूरो से जुड़े, और यहाँ से शुरू हुआ अजीत डोभाल का जेम्स बॉन्ड बनने का असली सफर। लगभग 32 साल के खतरों से भरे अपने करियर में अजीत डोभाल नॉर्थ ईस्ट, जम्मू कश्मीर और पंजाब में अंडर कवर स्पाई रहे हैं, जहां उन्होंने कई ऑपरेशंस किए हैं। 1984 के ऑपरेशन ब्लू स्टार में अजीत डोभाल एक अंडर कवर जासूस थे, और उन्होंने भारत की सिक्योरिटी फोर्स के लिए जरूरी सीक्रेट इंफॉर्मेशन निकाली थी, जिससे ऑपरेशन ब्लू स्टार एक हद तक सफल हो पाया था। स्पाई शब्द सुनकर आपको लग रहा होगा कि अजीत डोभाल की लाइफ कितनी एडवेंचरस होगी। एक स्पाई की लाइफ दूसरों के लिए मज़ेदार हो सकती है, लेकिन रियलिटी में खतरों से भरी होती है। 1988 में जब फिर से अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में खालिस्तानी आतंकी घुस गए, तो अजीत डोभाल एक रिक्शा वाला बनकर मंदिर के अंदर गए और अपनी जान की परवाह किए बिना आतंकवादियों को किसी तरह भरोसे में लेकर उनसे बातचीत शुरू की। क्योंकि 1984 में हुए ऑपरेशन ब्लू स्टार में कई लोगों की जान जाने से लोग देश के सिक्योरिटी सिस्टम और सरकार से पहले से ही नाराज थे, और ऐसे में अजीत डोभाल बिल्कुल नहीं चाहते थे कि इस ऑपरेशन में मंदिर के अंदर कोई खून खराबा हो। कहते हैं कि अजीत डोभाल की बातों में वो जादू है कि वो सामने वाले का दिमाग और मन दोनों बदल सकते हैं, और यही हुआ। अजीत डोभाल से बात करने के बाद मंदिर में घुसे आतंकी सरेंडर करने को तैयार हो गए, और इस तरह ऑपरेशन में भारतीय सेना को सफलता मिली। लेकिन अजीत डोभाल जी का पीछा आतंकवादियों से कभी नहीं छूटा। कश्मीर शुरू से ही पाकिस्तान के लिए आतंकवाद का अड्डा रहा है। उसकी हर साजिश की कोई ना कोई लिंक कश्मीर से जुड़ी होती है। इसीलिए अजीत डोभाल को कश्मीर भेजा गया, और इस बार डोभाल को कश्मीर में छुपे हुए पाकिस्तानी आतंकवादियों को समझाने का काम दिया गया, और इस मिशन में भी डोभाल सफल हुए, और 1996 में जम्मू और कश्मीर में चुनाव हो पाए। अजीत डोभाल ने कश्मीर में काम करते हुए कई आतंकियों को समझाकर सही रास्ते पर चलने की सीख देकर उनसे सरेंडर भी कराया।
1999 में जब कंधार प्लेन हाईजैक हुआ, तब भी आतंकवादियों से नेगोशिएशन करने के लिए गठित टीम में अजीत डोभाल को ही बुलाया गया, क्योंकि अजीत डोभाल आतंकवादियों की मेंटलिटी अच्छे से समझते थे। 32 साल के अपने जासूसी करियर में अजीत डोभाल ने कई सारे मुश्किल केस और सिचुएशंस को अपने मास्टरमाइंड से सुलझाया। यहाँ तक कि भारत की खुफिया एजेंसी रॉ के अंडरकवर एजेंट के रूप में अजीत डोभाल मुसलमान बनकर 7 सालों तक पाकिस्तान में भी रहे। कितना मुश्किल है दुश्मन देश में रूप बदलकर रहना, जैसे मौत हर पल आपके साथ घूम रही, और इस कारण वो देश के जेम्स बॉन्ड कहे जाने लगे। वे भारत के पहले ऐसे पुलिस अफसर हैं जिन्हें देश के प्रति ईमानदारी से ड्यूटी निभाने के लिए कीर्ति चक्र दिया गया, जो कि भारत के सैनिकों को असाधारण वीरता दिखाने पर दिया जाता है। पूरी लॉयल्टी और ईमानदारी के साथ अपनी हर ड्यूटी कर अजीत डोभाल साल 2005 में इंटेलिजेंस ब्यूरो के डायरेक्टर पद से रिटायर हुए, लेकिन देश को अब भी उनकी एक्सपर्ट एडवाइस की जरूरत थी। इसीलिए 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अजीत डोभाल को देश का 5वां नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर बनाया, और इस तरह अजीत डोभाल की सेकंड पारी शुरू हुई। अजीत डोभाल ने 2015 में मणिपुर में आर्मी पर हुए हमले के बाद म्यांमार के अंदर घुसकर उग्रवादियों को खत्म करने के लिए सर्जिकल स्ट्राइक ऑपरेशन की प्लानिंग टीम को लीड किया, और जनवरी 2016 में पठानकोट में हुए आतंकी हमले का जवाब देने के लिए किए गए ऑपरेशन को भी उन्होंने ही लीड किया। डोभाल के लीडरशिप और प्लानिंग में भारत ने कई बार पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया है। 2016 में जब उरी में सेना के कैंप पर हमला हुआ तो पूरा देश घबरा गया, और ऐसे में डोभाल के सुपरविजन में भारत की सेना ने पीओके में घुसकर आतंकी कैंपों पर सर्जिकल स्ट्राइक कर देश के लोगों को एक बार फिर भरोसा दिया कि उनकी सुरक्षा भारतीय सेना के मजबूत हाथों में है। 2019 में जब पाकिस्तानी आतंकवादियों ने पुलवामा में सीआरपीएफ के दस्ते को निशाना बनाया, तो अजीत डोभाल की लीडरशिप में पीओके के बालाकोट में आतंकी कैंपों पर जवाबी एयर स्ट्राइक कर आतंकवादियों को जवाब दिया गया। अजीत डोभाल भारत के 5वें नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं, और 75 साल की उम्र में भी वो पूरी लॉयल्टी के साथ, ईमानदारी के साथ अपने देश को दुश्मनों से सेफ रखने के लिए काम कर रहे हैं। वैसे अजीत डोभाल ने ऐसे कई प्लान्स को सक्सेसफुल कर दिखाया जिनके आगे जेम्स बॉन्ड की कहानी भी हल्की लगती है। अजीत डोभाल जहां भी गए और जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज उन्हें दी गई उसे उन्होंने पूरी लॉयल्टी और ईमानदारी के साथ निभाया। मुझे पूरा भरोसा है कि अजीत डोभाल की कहानी सुनने के बाद आप में से कई सारे बच्चे अपने देश की इंटेलिजेंस ब्यूरो और नेशनल सिक्योरिटी फोर्स में जाना चाहेंगे। धन्यवाद।